जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बोझ। मैं हारा थका बेमनसा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नजर सामने किचन से आती मेरी पत्नी मीनाक्षी पर पड़ी। वो देखने से ही काफी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था, जरूर ही कोई तो बात है, इसीलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए और मीनाक्षी से टॉवल मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे टॉवल लाकर दे दिया। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, आपको कोई परवाह है हम लोगों की? फिर चाहे बेटी को ट्यूशन से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत करके वापस भेज दिया जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। मगर आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने, फिर चादर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और ना ही मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई शुरू करने को कहा था, नहीं तो बीमारी कभी भी अपने पैर जरूरत से ज्यादा पसार सकती है। कभी आपने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियां, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूं। एक पैसे की दवा नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीबी बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, यह मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन जरूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है, काम करना है तो करो, नहीं तो और बहुत है, नौकरी कभी भी जा सकती है। इसीलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं, मैं कुछ समझ नहीं आता। मैं बैठा बैठा परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो सामने रामस्वरूप चाचा खड़े थे। गांव में हमारे पड़ोसी थे, पिताजी की ही उम्र के थे। पिताजी की तरह ही हम लोग उनका सम्मान किया करते थे। उनका बेटा कन्हैया भी इसी शहर में रहता है। तो जब भी शहर आते हैं, पिताजी को कुछ मंगाना होता है तो इनके हाथ मंगवा लेते हैं। बच्चे प्रणाम चरण स्पर्श करके अंदर चले गए। मैंने भी उनके चरण स्पर्श करके सबका हालचाल तो पूछ लिया, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए। अब ऐसे में अकस्मात ये आए हैं तो जरूर ही पिताजी का कोई संदेश लाए होंगे। शायद कोई आर्थिक मदद चाहिए होगी, गांव में या तो कोई समस्या आ गई होगी, उसी को लेकर ही आए होंगे। मीनाक्षी ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना बनाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि मीनाक्षी तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था कहीं पिताजी ने पैसे की कोई मांग न की हो, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के चाचा के पास बैठाकर खुद वापस कमरे में चला गया। चाचा भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी ने जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके भेजा होगा। ऐसे में उन्हें हम ही याद आते हैं, बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता। देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई जरूरत होती है तो सब लोग हमारे यहाँ आते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो
तो उसके लिए भी पैसों का इंतजाम ना के बराबर ही था। एक तरफ मीनाक्षी लगातार बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ कर पाने में समर्थ नहीं था। अंततः मैंने मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की जरूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी पहले उनकी बात तो सुन लो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब पिताजी की मान मर्यादा के खिलाफ है। मीनाक्षी समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो बेकाबू थी। कहां से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूंगा क्या नहीं, तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनाक्षी शांत हो गई। मैंने बाहर आकर पूछा, चाचा जी पहले चाय लेंगे या पहले खाना? अरे नहीं बेटा, चाय खाना कुछ नहीं, सीधा यही आया था, अब कन्हैया के घर जाऊंगा। बस तुम्हारे पिताजी का एक संदेश लेकर आया था, सोचा पहले तुम्हारे पास होता चलूं, फिर कन्हैया के जाऊंगा। हाँ हाँ कहिए, वहां सब ठीक तो हैं माँ पिताजी? अरे बेटा वहां सब ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने कुर्ते की जेब से एक लिफाफा निकालकर मुझे दिया। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया, इस डर से कि कहीं पिताजी की कोई मांग ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, इसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। मैंने डरते हुए लिफाफा खोला, जिसमें पिताजी का खत था। प्रिय बेटे मनोज, शुभ आशीर्वाद। काफी समय से तुम्हारा कोई फोन या खत नहीं आया, जिस वजह से मैं और तुम्हारी माँ बहुत चिंतित हैं। पिछले कुछ महीनों से तुम फोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है। पिछले हफ्ते रामस्वरूप का बेटा कन्हैया जब गांव आया था, उसने बताया कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, काफी कमजोर भी हो गई है। तुम भी काफी व्यस्त रहते हो, तभी से तुम लोगों से मिलने को मन बेचैन हो रहा था। मगर इस बार हमारे खेतों में अच्छी फसल होने की वजह से समय नहीं मिला। तुम लोगों से मिलने की बहुत इच्छा है। अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए बहू एवं बच्चों को लेकर आ जाओ। मेरी और तुम्हारी माँ का तुम सबको देखने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले बहू का अच्छे से इलाज कराओ। पैसे की चिंता नहीं मत करना, मैं रामस्वरूप के हाथ 10,000 रुपये भेज रहा हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना या खत लिखना। मुन्ना मुन्नी को हम दोनों का ढेर सारा प्यार एवं बहू को आशीर्वाद। तुम्हारा पिता राम प्रसाद। तभी चाचा जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकालकर मेरी ओर बढ़ा दी। यह देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निशब्द ही खड़ा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लूं या वापस भेज दूं। तभी चाचा जी ने कहा, अरे पकड़ो भी, संकोच मत करो, राम भाई ने मुझे सब बता दिया। अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हो तुम कि पिता का दिया आशीर्वाद ग्रहण न कर सको। फिर उन्होंने मीनाक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमजोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। एक पल तो ऐसा लगा जैसे चाचा जी नहीं पिताजी सामने खड़े हों। मेरी आंखें भर आईं। बचपन के वो दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीनाक्षी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसीलिए खुद की नजरें खुद से नहीं मिला पा रहे थे। मैंने एक नजर मीनाक्षी को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े चाचा जी की आड़ किए खड़ी थी। आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। दोस्तों, सच में किसी ने सच ही कहा है, बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स,
अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स